चाइना, बर्फीले तिब्बतन पठार से लेकर येलो नदी के उपजाऊ मैदानों तक चीन का भूगोल उसके इतिहास जितना ही विविध है। सदियों से शक्तिशाली राजवंश उठे और गिरे, कला, दर्शन और नवाचार की एक विरासत छोड़ गए जो आज भी दुनिया को आकार देती है। चीन के अतीत की यह यात्रा हमें शांति और समृद्धि के समय के साथ साथ संघर्ष और परिवर्तन के दौर से भी गुजारेगी। हम सम्राटों और दार्शनिकों से मिलेंगे, भव्य महलों और साधारण गांवों का पता लगाएंगे और उन आविष्कारों के जन्म को देखेंगे जिन्होंने सभ्यताओं को बदल दिया। पौराणिक येलो सम्राट से लेकर आधुनिक चीन के उदय तक यह एक ऐसी सभ्यता की कहानी है जिसने सहस्राब्दियों से दुनिया को मोहित किया है। हमारी यात्रा सबसे पहले राजवंशों शांग और झोउ से शुरू होती है, जहां हम चीनी समाज की नींव रखते हुए देखेंगे। हमारी यात्रा येलो नदी घाटी के उपजाऊ मैदानों में शुरू होती है, जहां चीनी सभ्यता के शुरुआती अध्याय लिखे गए थे। लगभग 1600 ईसा पूर्व शांग राजवंश का उदय हुआ, जिसने चीनी इतिहास में पहला पुष्टि राजवंश स्थापित किया। शांग ने उत्तम कलाकृतियां छोड़ी, विशेष रूप से कांस्य ढलाई में उनकी महारत। भविष्यवाणी के लिए उपयोग की जाने वाली ऑरिकल हड्डियों में चीनी लेखन के सबसे उदाहरण है, एक ऐसी लिपि जो सदियों से विकसित होगी लेकिन मूल रूप से अपने प्राचीन मूल से जुड़ी हुई है। शांग राजवंश ने अंततः झोउ को रास्ता दिया, जिन्होंने स्वर्ग के जनादेश की अवधारणा के आधार पर एक नया शासक जनादेश स्थापित किया। यह विचार कि शासक केवल तब तक सत्ता में रहते थे जब तक वे न्यायपूर्वक शासन करते थे और स्वर्ग के साथ सामंजस्य बनाए रखते थे, आने वाली सदियों तक चीनी राजनीतिक विचारों को गहराई से प्रभावित करेगा। लगभग 8 शताब्दियों तक चलने वाला झोउ राजवंश चीनी इतिहास में सबसे लंबा है। यह विस्तार, नवाचार और दार्शनिक उथल-पुथल का काल था। हालांकि जैसे जैसे झोउ राजवंश कमजोर होता गया, चीन युद्धरत राज्यों की अवधि में प्रवेश कर गया, जो तीव्र संघर्ष और उथल-पुथल का समय था। जैसे जैसे युद्धरत राज्यों का काल आगे बढ़ा, विभिन्न राज्यों ने नियंत्रण के लिए होड़ की, जिससे गहन दार्शनिक और रणनीतिक सोच का दौर शुरू हुआ। कन्फ्यूशियस और लाओ त्से जैसे व्यक्तित्व उभरे। उनके विचारों ने व्यवस्था और सद्भाव की ओर विभिन्न रास्ते पेश किए। 221 ईसा पूर्व में किन शी हुआंग नाम का एक शक्तिशाली शासक चीन को एकीकृत करने के लिए किन राज्य से उभरा, जिससे युद्धरत राज्यों का काल समाप्त हो गया। अपनी क्रूरता और महत्वाकांक्षा के लिए जाने जाने वाले किन शी हुआंग ने किन राजवंश की स्थापना की। हालांकि यह अल्पकालिक था। उन्होंने सत्ता को केंद्रीकृत किया, वजन और माप को मानकीकृत किया और एक विशाल रक्षात्मक दीवार का निर्माण शुरू किया, जो चीन की महान दीवार का अग्रदूत था। किन के बाद हान राजवंश का उदय हुआ, जिसने चीन के लिए एक स्वर्ण युग की शुरुआत की। हान राजवंश ने चीनी क्षेत्र का विस्तार किया, सिल्क रोड जैसे व्यापार मार्ग स्थापित किए और कला, साहित्य और प्रौद्योगिकी का उत्कर्ष देखा। एक चीनी आविष्कार, पेपर मेकिंग, इस अवधि के दौरान व्यापक हो गया। 4 शताब्दियों से अधिक समय तक चलने वाले हान राजवंश को चीनी इतिहास में एक निर्णायक युग माना जाता है। हान राजवंश के पतन के बाद सुई राजवंश के तहत फिर से एकजुट होने से पहले चीन ने विभाजन के दौर का अनुभव किया। सुई, हालांकि अल्पकालिक थे, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए जिम्मेदार थे, जिसमें ग्रांड कैनाल भी शामिल है, जिसने उत्तर और दक्षिण चीन को जोड़ा। हालांकि यह 618 से 907 सी तक का अगला तांग राजवंश था, जो चीनी इतिहास में स्वर्ण युग का पर्याय बन गया। ताइजोंग और जुआनजोंग जैसे सम्राटों के अधीन तांग राजवंश ने अभूतपूर्व समृद्धि और सांस्कृतिक प्रतिभा के दौर की अध्यक्षता की। तांग कविता अपनी उत्तेजक कल्पना और परिष्कृत रूपों के साथ अभी भी चीनी साहित्य का शिखर मानी जाती है। तांग राजवंश ने छपाई, बारूद प्रौद्योगिकी और कंपास नेविगेशन में भी प्रगति देखी, ऐसे आविष्कार जिन्होंने बाद में दुनिया को बदल दिया। हालांकि तांग राजवंश के अंत में आंतरिक विद्रोहों और आर्थिक परेशानियों ने केंद्र सरकार को कमजोर कर दिया। तांग राजवंश के पतन के बाद चीन ने विखंडन के एक और दौर का अनुभव किया, जिसे 5 राजवंशों और 10 राज्यों की अवधि के रूप में जाना जाता है। हालांकि 960 सी में एक नया राजवंश उभरा, सोंग राजवंश, जिसने 3 शताब्दियों से अधिक समय तक शासन किया।
सोंग राजवंश विशेष रूप से कृषि में अपनी प्रगति के लिए जाना जाता है, जिसमें चावल की नई किस्मों और सिंचाई तकनीकों की शुरुआत के कारण खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई है। इसने बदले में जनसंख्या वृद्धि और शहरीकरण को बढ़ावा दिया। सोंग राजवंश ने बारूद के हथियारों, कंपास और जहाज निर्माण तकनीकों का भी विकास दिया। नव कन्फ्यूशिवाद, कन्फ्यूशन विचारों का पुनरुत्थान इस समय के दौरान उभरा, जिसमें नैतिक आत्मसाधना और सामाजिक जिम्मेदारी पर जोर दिया गया। हालांकि अपनी प्रगति के बावजूद सोंग राजवंश को उत्तर में खानाबदोश समूहों के लगातार दबाव का सामना करना पड़ा। युआन राजवंश, मंगोल शासन और उसका प्रभाव। चंगेज खान के पोते कुबलाई खान के नेतृत्व में चीन की मंगोल विजय ने चीनी इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की। कुबलाई खान ने युआन राजवंश की स्थापना की, जो 1270 से 1368 तक चला। युआन राजवंश चीनी समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया, खासकर प्रशासन और सांस्कृतिक आदान प्रदान के मामले में। कुबलाई खान ने शासन की एक ऐसी प्रणाली लागू की जो मंगोलों और अन्य मध्य एशियाई सहयोगियों के पक्ष में थी, उन्हें सत्ता के पदों पर बिठाया। युआन राजवंश ने सिल्क रोड के साथ व्यापार में भी वृद्धि देखी, क्योंकि मंगोल नियंत्रण पश्चिम की ओर बढ़ा। वेनिस के व्यापारी यात्री मार्को पोलो ने युआन राजवंश के दौरान चीन का दौरा किया और उनके वृत्तांत इस अवधि में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। हालांकि चीन में मंगोल शासन अपनी चुनौतियों के बिना नहीं था और 14वीं शताब्दी के मध्य तक युआन राजवंश कमजोर होने लगा। अंततः 1368 में ढह गया। मिंग राजवंश, व्यवस्था बहाल करना और आगे बढ़ना। युआन राजवंश के पतन के बाद एक देशी चीनी राजवंश मिंग राजवंश सत्ता में आया। मिंग राजवंश, जो 1368 से 1640 तक चला, की स्थापना होंगवू सम्राट ने की थी। एक पूर्व किसान होंगवू सम्राट, जो युआन के खिलाफ विद्रोह के रैंकों के माध्यम से उठे, ने केंद्र सरकार को मजबूत करने, कृषि और कन्फ्यूशियन मूल्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सुधारों को लागू किया। मिंग राजवंश ने कला, साहित्य और वास्तुकला का भी उत्कर्ष देखा। बीजिंग में शाही महल परिसर, निषिद्ध शहर का निर्माण प्रारंभिक मिंग राजवंश के दौरान किया गया था और यह उस युग के स्थापत्य कौशल का प्रमाण है। मिंग राजवंश ने झेंग हे की यात्राएं भी देखी, जो एक दरबारी चिन्नर था जिसने 1405 और 1433 के बीच 7 समुद्री अभियानों का नेतृत्व किया। हालांकि जेंग हे की यात्राओं के बाद मिंग दरबार ने घरेलू मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए और खानाबदोश घुसपैठ के खिलाफ चीन की महान दीवार को मजबूत करते हुए अंदर की ओर रुख किया। किंग राजवंश, आखिरी सम्राट। जैसे जैसे आंतरिक अशांति और आर्थिक समस्याओं के कारण मिंग राजवंश कमजोर होता गया, उत्तर से एक नई शक्ति का उदय हुआ, मैंचू। मैंचूरिया के अर्ध खानाबदोश लोग मांचू ने 1640 में बीजिंग पर विजय प्राप्त की, जो किंग राजवंश की शुरुआत का प्रतीक है, जो 1640 से 1912 तक चला। मांचू शासकों ने अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान बनाए रखते हुए चीनी शासन और प्रशासन के कई पहलुओं को अपनाया। उन्होंने सिविल सेवा के लिए कन्फ्यूशियन परीक्षा प्रणाली को जारी रखा, चीनी कला और साहित्य का संरक्षण किया और खुद को स्वर्ग के जनादेश के वैध उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तुत किया। हालांकि 19वीं शताब्दी तक किंग राजवंश को बढ़ते आंतरिक और बाहरी दबावों का सामना करना पड़ा। भ्रष्टाचार, किसान विद्रोह और आर्थिक ठहराव ने केंद्र सरकार को कमजोर कर दिया। किंग राजवंश इन चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने में असमर्थ अंततः 1912 में ढह गया, जो चीन में 2 सहस्राब्दियों से अधिक के शाही शासन के अंत का प्रतीक है। 1912 में किंग राजवंश के पतन ने चीन के लिए अपार परिवर्तन और उथल-पुथल के दौर की शुरुआत की। 1921 में स्थापित चीनी कम्युनिस्ट पार्टी इस अशांत काल के दौरान एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरी, जिसने देश को एकजुट करने और एक अधिक न्यायपूर्ण समाज बनाने का वादा किया। राष्ट्रवादी पार्टी के खिलाफ वर्षों के गृह युद्ध के बाद माओ त्से तुंग के नेतृत्व में सीसीपी 1949 में विजयी हुई, जिसने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की। पीआरसी के शुरुआती दशकों को महत्वाकांक्षी, हालांकि अक्सर विघटनकारी सामाजिक और आर्थिक सुधारों द्वारा चिह्नित किया गया था, जिसमें ग्रेट लीप फॉरवर्ड और सांस्कृतिक क्रांति शामिल थी। हालांकि 1976 में माओ की मृत्यु के बाद चीन ने देंग शियाओपिंग के नेतृत्व में आर्थिक सुधार और खुलेपन की राह पर चल पड़ा। ये सुधार वैश्विक अर्थव्यवस्था में चीन के एकीकरण के साथ अभूतपूर्व आर्थिक विकास का कारण बने।
जिससे लाखों लोग गरीबी से बाहर निकले और चीन एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति में बदल गया। आज चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एक प्रमुख खिलाड़ी। चाइना सुपर पावर बनने की राह पर है। इस देश ने अपने लिए बड़े बड़े गोल सेट किए हैं। 2035 तक चाइना चाहता है कि वो टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स और ग्लोबल इन्फ्लुएंस में सबसे आगे हो। चाइना का यह विजन उसके हिस्ट्री और कल्चर से जुड़ा है। इस देश में इनोवेशन और रेजिलियंस का पुराना रिवाज रहा है। अब चाइना अपनी इन्हीं खूबियों का इस्तेमाल कर रहा है। वो ऐसा फ्यूचर चाहता है जिसमें वर्ल्ड स्टेज पर उसका लीडिंग रोल हो। लेकिन इस विजन में चैलेंजेस भी हैं। कंपटीशन और पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स की चिंता भी है। फिर भी चाइना डिटरमिन्ड है, अपने गोल्स अचीव करने और ग्लोबल लीडर बनने के लिए कमिटेड है। चाइना वेदर मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी में काफी तरक्की कर रहा है। ये कटिंग एज फील्ड वेदर पैटर्न्स को बदलने से रिलेटेड है। चाइना का गोल है अपने एनवायरनमेंट और रिसोर्सेज को और इफेक्टिवली मैनेज करना। ये देश रिसर्च और डेवलपमेंट में जोर शोर से इन्वेस्ट कर रहा है। वो क्लाउड सीडिंग जैसी टेक्निक्स यूज कर रहा है। इसमें हवा में कुछ सब्सटेंसेस फैलाए जाते हैं ताकि कुछ एरियाज में बारिश हो। चाइना की वेदर कंट्रोल में एडवांसमेंट्स के ग्लोबल इंप्लीकेशंस हैं। इससे ड्राउट और फैमिन जैसी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती है। लेकिन इन टेक्नोलॉजीज से एथिकल और जियोपॉलिटिकल क्वेश्चंस भी उठते हैं। चाइना के राइज होने से यूनाइटेड स्टेट्स के साथ राइवलरी बढ़ी है। दोनों देश ट्रेड, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल इन्फ्लुएंस जैसे कई एरियाज में compete कर रहे हैं। यूएस ने चाइनीज गुड्स पर टैरिफ्स लगा दिए हैं। उसने चाइना के ट्रेड प्रैक्टिसेस पर भी कंसर्न्स रेज किए हैं। चाइना भी यूएस इकोनॉमी पर अपनी डिपेंडेंस कम करने की कोशिश कर रहा है। वो दूसरे कंट्रीज के साथ टाइज मजबूत कर रहा है। दोनों कंट्रीज कोऑपरेशन की जरूरत समझते हैं, अपने डिफरेंसेस दूर करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। लेकिन ये राइवलरी बनी रहेगी। ये आने वाले सालों में ग्लोबल लैंडस्केप को शेप करती रहेगी। चाइना का राइज एक मल्टीफेसेटेड स्ट्रेटजी का रिजल्ट है। अपने गोल्स अचीव करने के लिए ये देश की एरियाज पर फोकस कर रहा है। इनमें टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी और ग्लोबल पार्टनरशिप्स शामिल हैं। चाइना साइंस और टेक्नोलॉजी में जोर शोर से इन्वेस्ट कर रहा है, खास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और बायोटेक्नोलॉजी पर। यह देश सेल्फ रिलायंट बनने पर भी काम कर रहा है। वो फॉरेन टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज पर अपनी डिपेंडेंस कम करना चाहता है। इसके अलावा चाइना दुनिया भर के कंट्रीज के साथ टाइज मजबूत कर रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसे इनिशिएटिव्स के जरिए पार्टनरशिप्स बना रहा है। ये ग्लोबल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी कनेक्टिविटी और कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए है। चाइना अपनी मिलिट्री को मॉडर्न बनाने में बहुत पैसा लगा रहा है। PLA हाइपरसोनिक मिसाइल्स, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट और एडवांस्ड नेवी शिप्स पर जोर दे रहा है। चाइना साइबर वॉरफेयर और स्पेस में भी अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। दुनिया भर में अपनी मिलिट्री बेस और पार्टनरशिप के जरिए चाइना अपनी पकड़ बना रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मिलिट्री मायने भी हैं। अंत में चाइना के आगे बढ़ने के सपने में उसकी मिलिट्री पावर का बहुत बड़ा हाथ है। चाइना के उदय और दुनिया पर उसके असर के बारे में और जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। चाइना की मिलिट्री एडवांसमेंट के अलावा उनकी महत्वाकांक्षाएं अर्थ के एटमॉस्फेयर से भी बहुत आगे तक जाती हैं। चलिए चाइना के स्पेस एक्सप्लोरेशन एफर्ट्स, अचीवमेंट्स और फ्यूचर प्लान्स के बारे में जानते हैं। चाइना ने पिछले कुछ दशकों में स्पेस एक्सप्लोरेशन में काफी तरक्की की है। चांगे लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम ने मून पर रोवर्स को सफलतापूर्वक लैंड कराया है। तियानवेन गेट मिशन ने मार्स के चारों ओर एक ऑर्बिटर को सफलतापूर्वक स्थापित किया और जुरोंग रोवर को मार्स की सतह पर उतारा। तियांगोंग स्पेस स्टेशन का निर्माण लो अर्थ ऑर्बिट में इंसानों की स्थायी उपस्थिति बनाने का लक्ष्य रखता है। चाइना का प्रस्तावित इंटरस्टेलर एक्सप्रेस मिशन हेलियोस्फीयर और सोलर सिस्टम की सीमा का अध्ययन करेगा। चाइना स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक वैश्विक नेता के रूप में अपनी स्थिति को सुरक्षित करना चाहता है। चाइना के उदय के कई पहलुओं और दुनिया पर इसके प्रभाव का पता लगाने के लिए हमारे साथ बने रहे। चीन स्पेस में तो आगे बढ़ ही रहा है, साथ ही कल्चर और सॉफ्ट पावर में भी कमाल कर रहा है। दुनिया भर में अपनी छाप छोड़ने और इंटरनेशनल रिश्ते मजबूत करने के लिए चीन अपने कल्चर का इस्तेमाल कर रहा है। चीन के कल्चरल एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा उदाहरण है उसकी फिल्म इंडस्ट्री। क्राउचिंग टाइगर, हिडन ड्रैगन और दी वॉन्डरिंग अर्थ जैसी फिल्मों ने दुनिया भर में धूम मचा दी है। ये फिल्में चाइनीज कल्चर और वैल्यूज को प्रमोट करती हैं। सिनेमा के अलावा चाइनीज खाना भी दुनिया भर में पॉपुलर हो गया है।
बड़े शहरों के चाइना टाउन से लेकर छोटे कस्बों के रेस्टोरेंट तक दुनिया भर के लोग चाइनीज खाने का लुत्फ उठाते हैं। चीन एजुकेशन के जरिए भी कल्चरल डिप्लोमेसी फैला रहा है। कई देशों में कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स खोले गए हैं जो लैंग्वेज कोर्सेज और कल्चरल प्रोग्राम्स करवाते हैं। इसके अलावा चीन ने डिजिटल दुनिया का भी इस्तेमाल किया है अपनी सॉफ्ट पावर बढ़ाने के लिए। टिकटॉक, जिसे चीन में डुयन कहते हैं, पूरी दुनिया में छा गया है। आर्ट और फैशन में भी चीन का बड़ा योगदान है। चाइनीज डिजाइनर्स और आर्टिस्ट्स अपने यूनिक स्टाइल और नए तरीकों के लिए जाने जाते हैं। जैसे जैसे चीन दुनिया में आगे बढ़ रहा है, उसका कल्चर और सॉफ्ट पावर दुनिया को शेप करने में अहम रोल प्ले करेंगे।